लेकिन जब हम 5 साल पहले कूदे हैं तो सभी अपने सम्मानित बुजुर्गों को, अपने भाइयों को मैंने ये बताया कि लक्ष्य विधानसभा नहीं है। जी, आप अपना एक वाक्य बताएं जिसमें आपने अपनी शक्ति को दिखाया। करीब 5,000 से ज्यादा की संख्या में जगदीशपुरा थाना आगरा का हम लोगों ने घेरा। तो यूपी का एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे कि जनता के दो टाइप, एक आत्मनिर्भर, एक सरकार निर्भर। सरकार निर्भर लोगों से आप क्या कहोगे? है कि एमएसएमई जिस तरीके से दिखाया जाता है उस तरीके से वर्क नहीं करता है, क्योंकि बिल्स आ चुके होते हैं, पेमेंट्स नहीं हो पाते हैं। तो विपक्ष ने हवा चलाई कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। इलेक्शन से पहले हर नेता कोई जातिवाद नहीं देखता, सबके पैर छूता है, गले मिलता है, ठीक है। पर इलेक्शन जीतने के बाद ये जातिवाद बड़ा मुद्दा कैसे बन जाता है? मुसलमान का मुसलमान होना जरूरी नहीं है, मुसलमान का अब्दुल कलाम होना जरूरी है। तो फिल्म इंडस्ट्री में वेब सीरीज, फिल्म्स, डायरी ऑफ बंगाल, केरला स्टोरी एंड कश्मीर फाइल्स जैसी मूवियां आ रही हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट्स है? तो बीजेपी के एक्चुअल पॉलिटिकल स्टंट्स क्या है? तो स्टेप ऑन स्ट्रीट का एक खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ जो थोड़ा रॉ होने वाला है। तो ऐसी चापलूसियां जो बहुत सारे काम में कह भी नहीं सकता राजनीति में आपके कैमरे के माध्यम से सामने। तो जातिवाद एक टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, उसके लिए आरक्षण आया, परंतु 2024 यानी आज रेप केसेस सबसे ज्यादा दर्दनाक मुद्दा है। तो क्या इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं आना चाहिए? बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती। मैं कहता हूँ ठोकर भी मत खाओ, जो हम पर बीती वो आप पर ना बीते। तो हमारी चीजों से आप सीख जाओ और मैं आपको शुभकामना देता हूँ, एक दिन आपका ये चैनल बहुत आगे जाएगा। वेलकम दर्शकों, स्टेप ऑन स्ट्रीट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड पॉलिटिकल जर्नी के बारे में होने जा रहा है। हमारे साथ अमित चौधरी जी हैं, जो भावी विधायक उम्मीदवार हैं बीजेपी से, फतेहपुर सीकरी से। अमित जी, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आने के मौका मिलके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप जैसे युवा साथियों के साथ, और भविष्य में जब भी आप लोग बुलाएंगे जी, मैं एक बार आपके कहने पर जरूर आऊंगा जी। और जब आप बुलाएंगे तो मोस्ट आपका वेलकम है, मेरे दिल में भी और मेरे मन में भी। आप आइए, स्वागत है, बुलाइए, अपने चैनल पर बुलाइए, हम पूरी टीम के साथ हम सभी लोग उपस्थित। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्टली आप बताइए कि आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पॉलिटिकल जर्नी तो इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग जब शुरुआत में काम करते थे तो वो संगठन के लिए, विचारधारा के लिए काम करते जी बिल्कुल, और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि राजनीति में जाएंगे। तो जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, 11th क्लास में, तो 11th क्लास में कुछ बजरंग दल के नेताओं के साथ कार्यक्रमों में जाया करते थे, तो उस विचारधारा से प्रभावित भी थे और विचारधारा से जुड़ते चले गए। फिर संगठन में काम करने लगे, दायित्व पर आ गए। फिर काफी वर्ष काम करने के बाद सन 2010 के आसपास मैं 2 वर्ष के लिए बाहर चला गया जी। फिर लौटा 2012 में। तो फिर तीव्र गति से मैंने संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों में, अनुसांगिक संगठनों में कार्य किया और जिले का संयोजक रहा, प्रांत का रहा, प्रदेश में काम किया। फिर क्योंकि हम लोग उस कार्य को करते करते संगठन के करीब 5,000 से ज्यादा युवाओं को हमने खड़ा किया था, अपने साथ जोड़ा था संगठन के रूप में, संगठन की विचारधारा के रूप में। तो सब युवाओं का एक ही कहना था कि हमारे बीच में से किसी व्यक्ति को, विचारधारा के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए और वो व्यक्ति अमित भैया आप हो सकते जी। तो जब सब लोगों ने कहा, सबसे मैंने पूछा, मेरे मित्रों से, साथियों से, संगठन के लोगों से, तो फिर हम लोगों ने एक योजना बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में मैं गया। फिर क्षेत्रीय महामंत्री वहां प्रदेश में काम करा मैंने। 2022 के विधानसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी का प्रभारी भी रहा लखनऊ से जी। उसके बाद एक हम सब लोगों ने एक व्यक्तिगत रूप से एक ऐसा संगठन जो आक्रामक रूप से हमारी विचारधारा के लिए काम करे, हनुमान सेना का गठन किया, जिसमें अविनाश राणा जी, सतीश शिवाजी जी, ज्ञानेन्द्र फौजदार जी, जयदीप भोला जी, ऋषभ राणा जी, काफी सारे मेरे मित्र, मेरे सहयोगी सभी लोग थे और बड़े बड़े आयोजन जी, 8,000 बाइकों के साथ, 20,000 युवाओं के साथ देवकी नंदन महाराज जी को बुलाया, बड़े बड़े आयोजन और छोटे छोटे बहुत सारे ज्ञापन, धरने। और पिछले 18 वर्षों की इस संगठन के काम और राजनीति में हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अकेले कभी कुछ नहीं किया जी, हम लोगों ने हजारों बार जो देश विरोधी ताकतें थी, आंतरिक रूप से देश को कमजोर करना चाहते थे लोग, कट्टरपंथी लोग थे, वामपंथी थे, इन सब के खिलाफ हजारों बार आंदोलन किए, ज्ञापन दिए
तो हनुमान सेना भी लगातार देश विरोधियों के खिलाफ वही काम करने का काम कर रही थी। 1.5 वर्ष पूर्व लोकसभा चुनाव से 1 वर्ष पूर्व सबने हम लोगों ने मित्रों ने कहा कि भैया हम लोगों को अपनी विचारधारा के लिए, अपने विचार के लिए विधानसभा में पहुंचना है जी। तो क्योंकि युवाओं को राजनीतिक दलों में मौका कम दिया जाता है चुनाव लड़ने का, आप सब भी जानते हैं इस बात को जी। तो हम लोगों ने फिर अपने पूरे संगठन के माध्यम से, अपने मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, तो जो 1.5 साल में अमित चौधरी 200 गांव तक, 398 बूथों तक, एक एक मेरे सम्मानित फतेहपुर सीकरी क्षेत्रवासी तक पहुंचा, उनके मन में, उनके दिल में जगह बनाई, वो अमित चौधरी की मेहनत नहीं थी जी। मेरे साथ जो मेरे साथी हैं, मेरे जो मित्र हैं, जो संगठन के साथी हैं, उन सब लोगों ने दिन रात एक करके, ये बहुत खून पसीना बहा के, ये बहुत अच्छी लीडर क्वालिटी आपकी दिख रही है कि आप सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप राजनीति में आपने काफी समय दिया हुआ है, तो मैं आपकी डेली जीवनचर्या के बारे में भी पूछना चाहूंगा कि अभी आपकी डेली जीवनचर्या क्या है। अब हम लोग सुबह 7 से 8 बजे तक उठ जाते हैं जी। और उसके बाद 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं। अपने जो भी हमारे पास लोग मिलने आते हैं, फोन कॉल्स आने लग जाते हैं सुबह से ही। पूरे दिन में करीब 400, 500, 600, 700 फोन कॉल्स मैं खुद उठाता हूँ। ओके। और मेरे साथी जो हैं वो सब भी लगातार फोन पे फोन उठाते हैं। जो लोग हमारे पास सुबह मिलने आते हैं 10-11 बजे सबसे मिलते हैं हम लोग जी। फिर रात के 12 बजे तक हम लोग निरंतर क्षेत्र में रहकर या ऑफिस पर 10 बजे लौट कर भी आते हैं, तो 11-12 बजे तक ऑफिस पर रहते हैं। वो लोग मिलते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या, दूसरे दिन का काम, लोगों की समस्याएं, लोगों के साथ जुड़ाव, किसके यहाँ कल जाना है, किसके यहाँ से इन्विटेशन है। फिर मुझे लगता है कि रात को 1 घंटा करीब मैं कुछ अपना व्यापारिक काम भी देखता हूँ। सोशल मीडिया भी हम लोग सभी लोग देखते हैं। 2 बजे 2:30 बजे तक सोना होता है प्रतिदिन, और सुबह 7 बजे 8 बजे उठते हैं। फिर रिपीटेशन हो जा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी चक्कर में आप इंटरनेट पर काफी वायरल भी हैं, और जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं और सबको पता ही है कि अमित चौधरी जी कितने मशहूर हैं और कितने वायरल हैं, और पूरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का सहयोग भी है। तो उस सहयोग को आप किस तरीके से देखते हैं, अपने शब्दों में बताइए। नहीं, फतेहपुर सीकरी के सभी सम्मानित बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, मेरी बहनों का, मेरे बड़े भाइयों का, मेरे मित्रों का और मेरे साथियों का जी। पिछले 1.5 साल में जो स्नेह मुझे मिला, उसकी कल्पना तो मैंने और हमारे साथियों ने भी नहीं करी थी जी। और आज वो स्नेह है मेरे पास कि प्रतिदिन 1000 के आसपास फोन हम सब लोगों के पास मिलकर आते हैं, समस्याओं के लिए, इनविटेशन के लिए, न्योते के लिए। तो मैं एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि लोग हमको अपना भाई समझ के, मित्र समझ के या शुभचिंतक समझ के फोन कर रहे हैं, और हम लोग एक एक व्यक्ति का फोन उठाने का प्रयास करते हैं। फिर भी 20 से 30-40 फोन ऐसे रह जाते हैं जिनसे बात नहीं हो पाती, दूसरे दिन फोन करते हैं। कहीं कोई गलती होती है उसे स्वीकार करते हैं। क्षेत्रवासियों के मन में और दिल में हमेशा जगह बनी रहे, ऐसा प्रयास करके हर इन्विटेशन पर पहुंचते हैं। कोई दुख की सूचना होती है, फतेहपुर सीकरी में अब तक 200 गांव में से हम 160 गांव में 2500 से ज्यादा लोगों के सीधे संपर्क में, जिनके यहाँ कोई मृत्यु हो गई थी, कोई गमी थी, अपना परिवार समझ के शोक संवेदनाएं देने के लिए बिना बुलाए, क्योंकि ऐसे समय में कोई किसी को बुलाता नहीं, हम लोग पहुंचते हैं। कोशिश करते हैं कि अंतिम संस्कार में भी पहुंचे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ाव इस मनुष्यता का, मानव जीवन का यही आधार है कि हम अपने किसी भी साथी के साथ उसके बुरे समय में खड़े रहें। तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल कर रहे हैं और उनसे जुड़ने का प्रयास कर। जी। तो जैसा कि आपके सोशल मीडिया पे दिखता है और आपके बारे में जो रिसर्च की गई है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप काफी हम्बल हो, आप लोगों से खुद जाके मिलते हो, सबसे कबड्डी खेलते हो और शहीदों के पास भी पहुंचते हो। तो वो जो प्रक्रिया है, वो हम्बल सिटी है, वो आप कैसे डेवलप किया आपने? नहीं, बचपन से मेरा एक स्वभाव था जी कि मुझे ऐसा लगता था जो हमारे लिए अच्छा है तो उसके लिए हम बहुत अच्छे हो जाएं, और जो खराब है उसके लिए हम थोड़ा खराब हो जाए। जी। तो मैं हम्बल हूँ, ये बात सही है, मैं सरल हूँ बहुत, ये बात भी सही है, लेकिन जहाँ शक्ति दिखाने की जरूरत होती है जी, वहां मैं शक्ति भी पूरी दिखाता हूँ। और जहां पर हम्बलनेस की जरूरत है, मेरे अपने लोग हैं, उनके सम्मान की जरूरत है, स्वाभिमान उनको बढ़ाना है मुझे, वहां हमेशा मैं हम्बल रहता हूँ, झुक कर रहता हूँ। 2 पंक्तियां इसी बात पर मुझे याद आती हैं कि जब भगवान श्री राम लंका के लिए जा रहे थे तो समुद्र देवता से उन्होंने बहुत देर तक विनती करी जी बिल्कुल, कि आप हमें रास्ता दीजिए। तो समुद्र देवता ने उस विनती को स्वीकार नहीं करा। तो कहावत भी है, दुआ भी है कि विनय न मानत जला दी जड़, जब गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब वह होए ना प्रीत। तो मैं हम्बल उतना ही हूँ, पानी की तरह की मेरे अंदर जो भी आएगा वो समा जाएगा, घुल जाएगा।
मैं हमेशा सरलता से बहता रहूंगा, लेकिन अगर जब समय आएगा अपने लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो पानी के साथ सुनामी भी लाएंगे और उनको, दुश्मनों को या कट्टरपंथियों को या आतंकवादियों को या देश विरोधियों को निस्तो नाबूद करने का, तबाह करने का काम भी करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज जरूर चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, आप अपना एक वाक्य बताएं जिसमें आपने अपनी शक्ति को दिखाया। एक बार एक हिंदू समाज की बच्ची को जी। कुछ अधर्मी लोग झूठ बोलकर, महला फुसलाकर, अपना धर्म ना बताकर, और शादीशुदा लड़का था वो लेकर गया, और वैश्य समाज की बच्ची थी, महेश्वरी समाज की। उनके पिता हम लोगों से मिलने के बाद वो रो रहे थे, तो हम सब लोग बैठे हुए थे। ये करीब 6-7 वर्ष पुरानी बात है, फेसबुक पर भी पड़ी, वो सारे अखबारों में निकली। तो क्योंकि उनको देखकर हमें ऐसा लगा कि इनकी बेटी चली गई और पुलिस उसको ला रही, बारी नाबालिग बच्ची है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो हम सब लोगों ने, संगठन के लोगों ने बात करी। करीब 5000 से ज्यादा की संख्या में जगदीशपुरा थाना आगरा का हम लोगों ने घेरा। उससे पहले प्रेस वार्ता करी। पुलिस को हमने अल्टीमेटम दिया कि या तो आप बच्ची को बरामद करके लाइए, उनके पिता को सौंपिए, नहीं तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे। तो हम 5000 की संख्या में हमने थाना घेरा, जिसमें उस समय मौजूदा सांसद रामशंकर कटेरिया पहुंचे, एडीजे अजय आनंद जो पुलिस में थे वो पहुंचे, एसएसपी पहुंचे, और पुलिस पर हमने बहुत बड़ा दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद बच्ची को 3 दिन में, करीब 12 टीमें लगी, 3 दिन में पुलिस बरामद करके लाई गोवा से। और जो व्यक्ति था जिस पर मुकदमा लिखा गया था उसको जेल भी भेजा। जी। तो ऐसे बहुत सारे शक्ति प्रदर्शन हम लोगों ने पिछले 18 साल में किए हैं। जहां अन्याय की बात हुई है वहां हम सब लोग एक साथ मिलकर, संगठन के लोग खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आप काफी विधायक, सांसद वगैरह से मिले, तो आपने वो कनेक्शन कैसे क्रिएट किया? नहीं, क्योंकि हम संगठन में काम करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी में आना जाना लगातार हम लोगों का लगा रहता था। तो जब भी किसी संगठन के बड़े नेता से मिलते थे तो सबसे नमस्कार, सबसे राम राम, और सभी का आदर सम्मान हम लोग करते थे। तो कनेक्शंस तो जाते जाते और काम करते करते अपने आप रास्ते में चलते चलते संपर्क बनते चले जाते हैं। जी। और वो जो हमारी विचारधारा का, हमारे मन का व्यक्ति होता है, उससे हमारी मित्रता या भाईचारा और बढ़ता चला जाता है। तो जैसे अमित जी, आप बीजेपी के विधायक के उम्मीदवार हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, बीजेपी में आपका आइडियल कौन है? नहीं, अगर वर्तमान परिस्थिति में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नेता इस पूरे विश्व में मैं किसी को नहीं मानता। बिल्कुल। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अगर मैं निष्पक्ष होकर, एक नागरिक होकर भी देखूं, तो उनके अंदर अपार क्षमताएं हैं। जी भाई। और उनके जैसा वक्ता, उनके जैसा भविष्य का विजन, उनके जैसा नेतृत्व अभी हमारे देश में किसी नेता में नहीं है। जी। तो ये मैं निसंकोच और निष्पक्ष होकर बोल सकता हूं। तो नरेंद्र मोदी जी, हम क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में सब युवाओं का आइडियल मोदी जी हैं। और अगर हम पुरानी बातें करते हैं, जहां तक हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के इतिहास को पढ़ा है, तो अमित चौधरी के लिए हर वो नेता जिसने जनता के लिए कोई भी काम किया हो अच्छा, तो मैं हर किसी पॉलिटिकल लीडर से वो अच्छा ही ले लेता हूं, और उनके कुछ अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिनसे मैं सहमत नहीं, उन्हें छोड़ देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी से भी मैंने कुछ चीजें सीखी, यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी से भी मैंने सीखा कि अपने लोगों के लिए काम कैसे करना है, अपने लोगों को मजबूत कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी में जो संघ की आइडियोलॉजी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अपने बहुत सारे ऐसे लोग रहे, गुरु गोलवलकर जी, तो हम लोगों ने जिसको पढ़ा, तो मेरा स्वभाव बचपन से ये रहा कि जब मैंने किसी को पढ़ा तो जो उनके अंदर अच्छाइयां थी वो मैंने ग्रहण कर ली, और जो मुझे लगा ये मुझे नहीं सीखना चाहिए वो मैंने छोड़ दिया। जी। इस तरीके से मैंने, काफी अच्छा लग रहा है इस एपिसोड में आपके बारे में पता चल रहा है। तो एक चीज थोड़ा यूथ से रिलेटेड भी कर लेते हैं कि हर किसी को बिजनेसमैन, हर किसी को पॉलिटिशियन बनना है, वो इस रेस में दौड़ रहा है, पर एजुकेशन को थोड़ा इस चीज में बैकवर्ड रखता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आपकी एजुकेशन है वो पॉलिटिक्स में कहाँ काम पे है? नहीं, एजुकेशन का महत्व तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी। जो हमारे माता पिता ने, बड़े भाई बहन ने जो मुझे पढ़ाया लिखाया, आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वही है। जी। क्योंकि जब हमारा मानसिक विकास ही नहीं होगा तो हम दुनिया को और चीजों को समझेंगे कैसे। जी। तो एयरफोर्स स्कूल से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई, और एयरफोर्स का वातावरण तो आप जानते हैं कैसा रहता है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन रहा, मैंने सीए फर्स्ट ईयर भी निकाला, फिर छोड़ दिया, मुझे लगा मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्टूडियस स्टूडेंट नहीं था। फिर मैं पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए करने चला गया, तो वो बिना पढ़े ही, बुक्स भी कम खरीदी थी, 60+ मार्क्स आए, पास हो गया। फिर मैं लौट कर आया, संगठनों में काम करता रहा, तो आगरा कॉलेज से मैंने LLB करी, उसमें भी बुक्स नहीं खरीदी थी, उसमें भी अच्छे मार्क्स से पास हो गया, वकील बन गया। तो एजुकेशन हमारे मानसिक विकास को तो
सही करता ही है, हमारा डेवलपमेंट करता है और हम लोगों को आगे बढ़ने में बड़ा महत्व देता है। तो आज अगर हम लोग, मैं मास्टर डिग्री लेकर बैठा हूँ, एक वकालत की डिग्री है मेरे पास, तो ये आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, जानकारी भी बढ़ाता है। भाई कानून की हमने पढ़ाई कर ली, तो जितने भी अधिकारी हैं सरकारों को गुमराह कर देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो वो इतना आसानी से पढ़े लिखे नेता को गुमराह नहीं कर सकते। जी, तो इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आम आदमी पार्टी 3 बार से दिल्ली में सीएम की सीट को पा रही है और वहां के लोग ये बताते हैं कि वहां का एजुकेशन सिस्टम है जो सबसे बेस्ट है, तो यूपी का एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, योगी जी ने अभी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, कई योजनाएं वो लेकर आए हैं और उन योजनाओं पे काम भी हो रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है, फिर भी उन योजनाओं के अलावा भी हमको बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए कि जैसे शिक्षा, किसी भी देश को अगर विश्वगुरु बनना है, किसी भी देश का भविष्य युवाओं के साथ और बच्चों के साथ होता है, तो शिक्षा के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है हमारी पार्टीज का भी और हमारे नेताओं का भी, और जो हमारा बजट भी आता है, तो मुझे लगता है शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा बजट हम लोगों को रखना चाहिए। और हमारे जो सरकारी स्कूल है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि हमारे जो सरकारी स्कूल है वह बालिकाओं के लिए अभी कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं नहीं है शौचालय की, और हमारे सरकारी स्कूलों में अभी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले हमको सरकारी स्कूलों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सरकारों को ज्यादा फंड्स देने चाहिए और सरकारी स्कूलों को, क्योंकि ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि गांव के बच्चों के पास या परिवारों के पास बहुत पैसा नहीं होता जी, तो गरीब परिवार होते हैं, तो उनके बच्चों को एक बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा मिले। तो वो शिक्षा के लिए अगर अमित चौधरी आप लोगों के माध्यम से विधायक बनता है, तो अपनी विधानसभा में सबसे पहला काम अपने बच्चों के लिए हर सरकारी स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से अच्छा स्कूल बनाने का प्रयास करेगा। और यही बात में भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे कर भी रहे हैं, प्रयास भी जारी है, लेकिन जितनी स्पीड से होना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप फतेहपुर सीकरी में क्या क्या करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि अमित चौधरी अपने क्षेत्र फतेहपुर सीकरी से क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? फतेहपुर सीकरी, क्योंकि मैं जा तो पिछले 18 साल से ही रहा था, हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, लोग भी रहते हैं, बहुत सारे संगठन के लोग भी थे, संगठन में मैं काम भी करता था, लेकिन जो मैंने महसूस किया पिछले 1.5 साल में लोगों से मिलने के बाद, तो पिछले 1.5 साल में 200 गांव में जाने के बाद महसूस ये हुआ कि रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है जी। तो रोजगार वहां पर करीब बसपा शासन काल में, मायावती जी की सरकार में, एक शाही सकतपुर गांव की 500 बीघा जमीन सरकार ने ले ली थी, वहां अब तक कोई लेदर पार्क नहीं बना। वहां कोई लेदर पार्क की योजना थी, पूरी विदेश से जूता व्यापारी आता, दुनिया से जूते के व्यापारी आते, हजारों होटल बन जाते। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य फतेहपुर सीकरी का ये भी है कि पूरे आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने करीब हजारों करोड़ रुपया फतेहाबाद रोड पे लगाया, लेकिन फतेहपुर सीकरी रोड पे, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व उनको पता ही नहीं रहता, तो फतेहपुर सीकरी रोड पे कोई बहुत बड़ा सरकारी पैसा नहीं लगा, तो विकास नहीं हो पाया, लेदर पार्क नहीं बना, कोई सरकारी स्टेडियम नहीं बना। तो रोजगार जो युवाओं को मिलना चाहिए, आज कोई फतेहपुर सीकरी का युवा अगर यहाँ 20,000 की नौकरी करता है और वो दिल्ली, बम्बई, सूरत अगर जाता है, तो वहां 20,000 में वो 5,000 बचा पाता है, यहाँ 20,000 में 18,000 रुपए वो बचा लेता है। तो सबसे पहला काम अमित चौधरी कुछ करेगा तो यहाँ रोजगार खड़ा करने का करेगा। एक बड़ा विश्वविद्यालय, आर्मी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, लेदर पार्क, स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, तो ये एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, क्योंकि जब विकास की गंगा बहती है तो फिर आम जनता भी वहां विकास करने लग जाती है। तो ये काम करने के मैं प्रयास करूंगा और जितने भी मेरे युवा साथी हैं सबको रोजगार देने का काम करूं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से आपके बारे में पता चल रहा है। तो जैसे कि 2027 का चुनाव निकट है, पर आपने तैयारी अभी से शुरू कर दी है, तो इस तैयारी से बात मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तैयारी इलेक्शन की, क्या इलेक्शन के 1-2 साल पहले से स्टार्ट होती है या फिर कभी खत्म ही नहीं होती है? नहीं, अगर ये व्यक्ति के लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पहुंचना चाहता है जी। क्योंकि जैसे मेरा नाम है अमित, तो अमित का मतलब लिमिटलेस ही होता है जी। तो असीमित लक्ष्य हम लोगों के, हम कहाँ पहुंचेंगे हमने कभी नहीं सोचा, ये सब भाग्य है, ईश्वर जहां पहुंचाएगा वहां पहुंचेंगे। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य विधानसभा नहीं है जी, हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। और मेरे साथ जो हजारों युवा मेरे साथी जुड़े हुए हैं, हम सब लोग मिलके इस अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और अगर हमें अमेरिका जैसे सुपर पावर बनना है जी, चाइना की तरह हमें अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाना है जी, तो हमारे 150 करोड़ लोगों को बदलना पड़ेगा, सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। तो हम लोग अगर एक छोटा स्वार्थ लेके विधानसभा में कूदते तो 2 महीने 4 महीने पहले कूदते, चुनाव में प्रचार करते
और शायद जीत भी जाते। जी लेकिन जब हम 5 साल पहले कूदे हैं तो सभी अपने सम्मानित बुजुर्गों को, अपने भाइयों को मैंने ये बताया कि लक्ष्य विधानसभा नहीं है। जी लक्ष्य ये है कि एक विधानसभा में ऐसा मॉडल तैयार किया जाए फतेहपुर सीकरी में कि उस मॉडल का एग्जाम्पल पूरे देश में बने, और हमारे देश को हम विश्वगुरु बनाने के लिए एक अमित चौधरी एक विधानसभा को अपने आइडियल बना सकता है देश में, तो पूरे देश में और ऐसे विधायक हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, जनप्रतिनिधि हो जाएंगे जो बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ी विजन को लेकर चलेंगे, रोजगार को लेके, व्यापार को लेके, विचारधारा को लेके, तो वो इस देश को फिर विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अमित जी एक क्वेश्चन और, वो क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि जनता के 2 टाइप, एक आत्मनिर्भर, एक सरकार निर्भर। सरकार निर्भर लोगों से आप क्या कहोगे? नहीं, सरकार निर्भर जो लोग हैं तो वो जिंदगी में मुझे लगता है कि अपनी सोच को छोटा कर चुके हैं। उनको लगता है कि हम लोग सरकार के ऊपर निर्भर रहें, सरकार हमारा लालन पालन करे, हमारा जीवन यापन करे, हमारे बच्चों को पढ़ाए, हम लोगों को कुछ पैसा डोनेट कर दे, हमारे बिजली के बिल माफ कर दे। और ये राजनीति में बड़ा चलन है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है, कि जब चुनाव का माहौल आता है, जब समय आता है, तो जनता को प्रलोभन दिए जाते हैं। तो हमारे देश के उन जो सरकार निर्भर लोग हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोग अपने स्वभाव में बदलाव लाइए, क्योंकि एक एक व्यक्ति इस देश का जब आत्मनिर्भर बनेगा तब इस देश को हम विश्वगुरु बना पाएंगे। भारत माता की जय का असली जयकारा तभी लगेगा। तो आप सभी लोगों को सरकार के साथ खड़ा होना है। सरकारें किसी की भी रहे, लेकिन आपको हमेशा आत्मनिर्भर बनना है और सरकारों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। बहुत बढ़िया। तो आत्मनिर्भर का जो नारा है मोदी जी के द्वारा, उसको आप थोड़ा और क्लियर कीजिए। आत्मनिर्भर जो स्कीम, जो योजना मोदी जी लेकर आए, जो व्यापार के लिए योजना लाए, उसमें बहुत सारे लोन सब्सिडीज भी उन्होंने दी। जितने भी हमारे नए नए स्टार्टअप हैं, जैसा आप लोग भी अभी एक सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा कर रहे हैं, स्टेप ऑन स्ट्रीट के नाम से, तो अब जैसे आप लोग ग्रो करेंगे तो आप लोग एक बहुत आसानी से आत्मनिर्भर भारत की बहुत सारी स्कीम से आप लोन ले सकते हैं, और बहुत सारे लोन्स में 25% तक की सब्सिडीज भी है। तो एमएसएमई के लिए, एमएसएमई सेक्टर जो है, माइक्रो जो अपने व्यापार हैं, लघु उद्योग हैं, उनके लिए इस बजट में भी मुझे लगता है 70,000 करोड़ का बजट मोदी जी ने रखा है। तो अब उसके लिए भी क्षमता होना बहुत जरूरी है। आप कुछ करेंगे ही नहीं घर से निकलकर, तो फिर वो लोन भी बैंक नहीं देगी। फिर सब्सिडी जो हमें मिलनी है, मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया और 2.5 लाख हमारा माफ हो रहा है सरकार से, तो वो तो सीधा सीधा प्रॉफिट है, और हमको 10 लाख की भी ब्याज बहुत कम देनी है या नहीं देनी है, वो वापस करना है। तो अगर हमको इन्वेस्टमेंट सरकारें दे रही है तो हम अपना रोजगार, कोई भी छोटा मोटा रोजगार हो सकता है, कोई अपने घर में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा ले, छोटी सी 250 लीटर 300 लीटर आइसक्रीम पर डे बनाए, उस पर भी लोन मिल रहा है। कोई भी छोटे से छोटा व्यापार हम लोग आत्मनिर्भर रूप से कर सकते हैं, जिसमें 25,000, 10,000, 20,000, 1 लाख तक की आमदनी है, कोई भी छोटे छोटा उद्योग लगा हम कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को उन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना है, आप गूगल करिए आत्मनिर्भर भारत की कितनी स्कीम चल रही है, कैसे उसमें हमको करना है। यूट्यूबर्स इतने सारे हैं, आप जैसे भाई इतने सारे हैं जो सिखा रहे हैं कि इन स्कीम्स का लाभ कैसे लेना। तो वहां से हर नागरिक को वो लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ करेंगे ही नहीं, कोई भी योजना लागू तभी होती है जब जनता उसको समझे और उसको लागू करने के लिए आगे बढ़े। सरकारें लागू कर देती हैं अपने कागजों में, सरकार अपने नियमों में लागू कर देती है, सरकारें उसका प्रचार भी करती हैं, बहुत तरीके से प्रचार होता है सरकारी दफ्तरों में, अफसरों में, सोशल साइट्स पर, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं और उसका लाभ नहीं ले पाते जी। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन रहेगा अमित जी मेरा आपसे, कि स्टेप ऑन स्ट्रीट काफी बिजनेस के बारे में स्टडीज करता है, काफी बिजनेसमैन को जानता है और कनेक्शंस बनाता है, पर उसने ये देखा है कि एमएसएमई जिस तरीके से दिखाया जाता है उस तरीके से वर्क नहीं करता है, क्योंकि बिल्स आ चुके होते हैं, पेमेंट्स नहीं हो पाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकारी विभागों में बहुत जगह पे करप्शन है जी, और ये हम सब लोग देखते हैं और हम सब लोग रोकने का प्रयास भी करते हैं। बहुत सारी जगह कमीशन बांटा जाता है, लेकिन जैसे कि आपको मैं बताऊं, मैं भी एक व्यापारी हूं और मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है और रियल एस्टेट का बड़ा व्यापार है। तो मैंने भी बैंकों से काफी सारे लोन्स लिए हैं, शायद अब तक मैं बैंकों को रीपेमेंट कर चुका हूं 10 करोड़ का जी। तो किसी भी व्यक्ति को लोन लेना है तो उस व्यवस्था में जाना पड़ेगा, वहां समस्या आती है तो उससे टकराना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, कोई बैंक का मैनेजर अगर कमीशन मांगता नहीं देना चाहता है, तो हमारे जैसे नेता उनके भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में बैठे हैं, आपके जैसे यूट्यूबर्स बैठे हैं जो इतने इंटेलिजेंट हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं,
तो वो उन लोगों को साथ में लेके फिर प्रयास करे जी क्योंकि ये व्यवस्था जो बनी है सरकारी अधिकारियों की, जनता की, 150 करोड़ लोगों की, ये व्यवस्था आपस में बहुत अंदर तक जुड़ी हुई है जी और इसको बदलने के लिए हमें 150 करोड़ लोगों को बदलना पड़ेगा, सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। जी तो अगर वो भ्रष्टाचार की व्यवस्था को भी बदलना है तो हम लोगों को जागरूक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी निरंतर, तब वो व्यवस्थाएं बदलेंगी। जी। तो जैसे भ्रष्टाचार के बारे में बात हो रही है, तो एक मुद्दा सामने आया था 2024 के इलेक्शन में, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो वो क्या भ्रष्टाचार बीजेपी के द्वारा ही किया गया था या फिर उससे और भी पार्टीज को इफेक्ट पड़ा है? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आए थे तो वो 2018 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च करवाया था, उसका बिल पारित कराया कि इलेक्टोरल साहब डालिए। तो साल में कोई बैंक, मुझे लगता है एसबीआई के पास थे, तो 4 बार वो साल में उसको लॉन्च करते थे और 1000 से लेके 1 करोड़ तक का इलेक्टोरल बॉन्ड था जी। तो उस बॉन्ड का सिर्फ उद्देश्य इतना था कि कोई भी किसी राजनीतिक दल को, और राजनीतिक दल भी वो हो जिसको 1% से ज्यादा चुनाव में वोट प्रतिशत मिलता हो, जो रजिस्टर्ड हो चुनाव आयोग में, अगर कोई किसी को चंदा देता है तो वो एसबीआई से वो बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड खरीदने के बाद वो उस पार्टी को दे दे, उसको टैक्स में रिबेट मिलेगी। जी पहले चंदे जो दिए जाते थे, जो चंदा मिलता था डोनेशन पार्टीज को, वो गुप्त मिलता था जी और कहां से किसने दे दिया कुछ पता नहीं रहता था। तो भाजपा का सीधा सीधा उसमें एक ही मकसद था कि जो भी चंदा पार्टियों को दिया जाए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से दिया जाए, और क्योंकि अभी आईटीआई डाल के उसका पूरा डेटा भी नहीं लिया गया है, तो जितना भाजपा को चंदा मिला था 6000 करोड़, कुछ 1100 करोड़ कांग्रेस को मिला, तो जिसने दिया पहले उनकी जो आइडेंटिटी थी उसको गुप्त रखने के लिए कहा गया था उस बॉन्ड में, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको रोका भी गया और आइडेंटिटी सार्वजनिक हुई। तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी में काम करता हूँ या चंदा देता हूँ और पैसा लगाता हूँ तो उसको गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि समाज में अब ट्रांसपेरेंसी बहुत चल रही है जी। तो जो बॉन्ड्स थे उसमें कोई करप्शन नहीं था क्योंकि वो एसबीआई के माध्यम से खरीदे गए, और एसबीआई के माध्यम से किस पार्टी को कितना पैसा मिला, करप्शन तो तब होता है जब जिसमें कोई चीज ट्रांसपेरेंट नहीं होती। अगर कोई चीज हम आपके कैमरा के सामने बोल रहे हैं तो वो सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, जब चीज कोई रिकॉर्ड में आ रही तो करप्शन हो ही नहीं सकता। और वो अगर करप्शन होता अब तक तो पूरा विपक्ष सड़कों पर बैठ के डांस कर रहा होता, नाच रहा होता और इस देश में आकार मचा देता कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल भेजिए। तो करप्शन तो उसमें नाम मात्र का भी नहीं था, ये सिर्फ रूमर्स था। और एक इसी बात पर 1 सेकंड और लूंगा कि विपक्ष ने जो रूमर्स फैलाने का काम करा 2024 के चुनाव में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों से बहुमत से कम रह गई। तो आप रूमर्स देखिए कि राजनीति में क्या होता है, एक परसेप्शन बनती है, राजनीति में हवा चलती है। तो विपक्ष ने हवा चलाई कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, संविधान को खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लेके घूमते रहे जी। और जो हमारे ग्रामीण समाज का, जो अंचल का, जो एक हमारा भारतीय नागरिक है वो नहीं जानता ये सब। तो इतनी बड़ी हवा चलाई कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, बॉन्ड्स के माध्यम से करप्शन हो गया। तो वो जो रूमर्स थे वो हमारी पार्टी, क्योंकि बहुमत में 3 बार लगातार सरकार बनाना भी आसान बात नहीं, हम विजेता है, लेकिन उस रूमर्स का काट इतने अच्छी तरीके से हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमको लगा कि लोग उस रूमर्स में नहीं आएंगे, लेकिन वो ऐसी झूठ की हवा चलाई, लोग उनकी बातों में आ गए। और हमारे जो भाई हैं जो अपने आप को दलित समाज का समझते हैं, पिछड़ा हुआ समझते हैं, और आप ये देखिए वो सब लोगों का रूमर्स का इतना इफेक्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो गई। और हिंदी भाषी प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत थी वहीं 53 सीट कम हो गई जी। तो ये रूमर्स परसेप्शन है, और ये परसेप्शन में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आ सकता है अगर वो रिसर्च नहीं करेगा। कोई आम नागरिक जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो सरल है, जो सीधा है, जो गरीब है, कमजोर है, उसको तो ये पता चल रहा है कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, तो वो तुरंत उठा के उसने वोट विपक्ष को दे दिया। तो ये एक परसेप्शन बनाया जाता है और ये लोग उसको बनाने में लगे हुए हैं। एक जो मजबूत हमारी विचारधारा थी हिंदुत्व की, इस बार विपक्ष ने एकजुट होके चुनाव लड़ा और विपक्ष ने क्या करा, संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से हमारे जो दलित समाज के भाई थे उनको तोड़ा। इन लोगों ने पीडीए का नारा भी दिया कि पीडीए का नारा था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और जब इनसे दोबारा पूछा जाता पीडीए क्या है तो ये बोल देते हैं पिछड़ा, दलित और अगड़ा जी। तो ये खुद अपने जो विपक्ष ने पीडीए का नारा दिया था उसमें ये लोग खुद कंफ्यूज है कि आप ऊंची जातियों को छोड़ दे रहे हैं, उसमें अल्पसंख्यक ले रहे हैं, बाद में पूछा जाएगा तो आप अगड़ा बोल दे रहे हैं, कभी अल्पसंख्यक बोल दे रहे हैं, कंफ्यूज है ये जी। तो हमारी पार्टी को भी इनको पीडीए को ऐसे घेरने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम अगड़ों को छोड़ रहे हो, पिछड़ों को, यानी कि घोर जातिवाद का जहर घोल कर
हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करके, हमारे पिलर को कमजोर करके इन लोगों ने जातिवाद में बांटा, और जातिवाद में बांटने के बाद ये लोग थोड़ा सफल भी रहे और आरक्षण और संविधान के नाम पर गुमराह किया, जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, सीटें इसलिए कम हो गई। जी, तो जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो हर एक छोटे से बच्चे से लेके एक युवा के बीच दिमाग में आता है, मैं वो पूछने जा रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले हर नेता कोई जातिवाद नहीं देखता, सबके पैर छूता है, गले मिलता है, ठीक है, पर इलेक्शन जीतने के बाद ये जातिवाद बड़ा मुद्दा कैसे बन जाता है, ये विभाजन कैसे होता है? इसका बहुत सीधा सा सरल सा जवाब है कि राजनीति को हमेशा लोग राजनीति की तरह जो करते हैं वो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं जी, और जो राजनीति को विचारधारा के साथ करते हैं, सेवा नीति के रूप में करते हैं, उनको बड़ा लंबा समय लगता है और हो सकता है वो विफल भी हो जाए। जी, तो ये लालच से संबंध है इसका सीधा। जी, तो आपको बहुत जल्दी कोई चीज मिल रही होगी तो आप उस रास्ते पे जल्दी भागेंगे। जी, तो क्योंकि जातिवाद का फैक्टर इतना बड़ा हावी कर देते हैं ये लोग, जो पुराने नेता हैं या नए नेता भी हैं, लास्ट में चुनाव आते आते राजनीति जातिवाद पर आ जाती है और जातिवाद इतना घोर हो जाता है कि उस जातिवाद के जहर को इस देश की रगों में, राजनीति में घोल दिया जाता है और फिर नेताओं को भी लगता है कि हमको जातिवाद करना चाहिए, वो उस दिशा में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि इस समाज में, इस समय या किसी भी समय, किसी भी युग में कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा रहा है, किसी की विचारधारा अच्छी रही है, समय जरूर लग सकता है उसको समझने में लोगों को, लेकर अगर वो एक बार समझ में आ गया और अपने विचार पर अडिग रहा, जैसे आज अमित चौधरी अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, पूरी विधानसभा में आप जैसे भाइयों का सम्मान करता है। और अगर मैं सबको ये कहना चाहता हूं, अगर मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत अपने व्यवहार पर करी, अपने अच्छे कर्मों पर करी और मैंने अच्छा बना रहने पर सबसे ज्यादा फोकस करा, जो मैंने कहा उस पर मैं अडिग रहा, तो मैं जिंदगी भर आप लोगों से प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और हमेशा नई ऊंचाइयों को छूंगा। और अगर मेरे स्वभाव में और कथनी करनी में बदलाव आया, मैंने लोगों के मान सम्मान में कमी करी, अपने लालच के लिए उनका ज्यादा सम्मान करा, उनकी बात सुनी और कुछ होने के बाद मैंने उनकी बात नहीं सुनी, तो बड़ा सीधा सा इम्पैक्ट है गिव एंड टेक वाला। तो आज वो दे रहे हैं तो कल ले भी लेंगे फिर, तो वो सम्मान भी ले लेंगे वापस। बहुत सारे विधायक आपने देखा इस बार बहुत सारे पार्टियों के नेता चुनाव हार गए, बड़े बड़े नेता हारे, राहुल गांधी तक पिछली बार चुनाव हार गए थे। तो सम्मान अगर जनता, क्षेत्रवासी सम्मानित लोग देते हैं, वो हम जैसे ही हैं, हम लोग भी क्षेत्रवासी हैं, जनता ही है, तो उन सब लोगों को समझ में आता है। इसीलिए जो भी नेता जीतने के बाद अगर व्यवहार गलत करता है, जीतने के बाद अगर स्वार्थी हो जाता है, लोगों का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो उसकी नैया डूबने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। जी बिल्कुल। तो सब लोगों को अपने व्यवहार पर ज्यादा काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ स्टेप ऑन स्ट्रीट भी आपको एक अवेयरनेस मंत्र देना चाहेगा दर्शकों कि वो कास्ट सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और आज 2024 है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो आज का युवा को ये कास्ट सिस्टम से फुट के सोचना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि कास्ट सिस्टम अंग्रेजों की देन थी हमें डिवाइड करने के लिए, अपना राज्य करने के लिए। आपको ये चीज समझनी चाहिए। तो जैसे अनिल जी हमने काफी टॉपिकों के बारे में बात कर ली है, एक टॉपिक और पूछना चाहूंगा। नॉर्थ में तो बीजेपी का बोलबाला है ही, साउथ की तरफ आते हैं, केरला में बीजेपी की हालत अभी भी खराब की हुई है और मुख्य वो स्ट्रगल कर रही है। देखिए केरला में, साउथ इंडिया में, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, भाषाएं बहुत सारी हैं, तो क्योंकि जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में नेता होते हैं वो हिंदी भाषी होते, ज्यादातर हिंदी ज्यादा बोलते हैं। तो दक्षिण एक तो वैसे भी थोड़ा सा कटा रहता है हिंदी भाषी लोगों से, क्योंकि उनकी भाषा हमसे अलग हो जाती है। दूसरा, जैसे आपने केरला का पूछा, तो केरला में मैं आपको बता दूं कि 40% हिंदू है अभी केरला में और 44% मुसलमान हो चुका जी। बाकी 13-14% करीब ईसाई भी हैं और धर्म के लोग भी हैं। तो केरला में तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, तो वहां ऑटोमेटिक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कम ही रहेगा। क्योंकि जो हमारी एक आइडियोलॉजी है, हम किसी मुसलमान का इतना विरोध नहीं करते या ईसाई का विरोध नहीं करते, लेकिन हम कट्टरपंथियों का, देश विरोधियों का, आतंकवादियों का, इनका विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग गुमराह करने में उन लोगों को कामयाब हो जाते हैं कि आपके विरोधी हैं। तो दक्षिण भारत में एक केरला में तो वो वाला पॉइंट है, क्योंकि मुसलमानों की, ईसाइयों की संख्या 50% से ज्यादा है, 50% से अबव है, तो वो लोग इस काम में सफल हो जाते हैं जी। तो भाजपा थोड़ा सा फीचर है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 29 सीटें थी दक्षिण भारत में, इस बार 30 हैं, तो एक सीट बढ़ी है।
भारतीय जनता पार्टी की। तो मतलब एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो इसके साथ एक क्वेश्चन रहेगा मेरा अमित जी, क्या हर हिंदू बीजेपी को वोट देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज सनातन धर्म में अपने अनुयायी जितने हैं, सनातन को मानने वाले जितने लोग हैं, वह भारतीय जनता पार्टी में भी वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी में भी करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी वोट करते हैं और कांग्रेस पार्टी में भी करते हैं। राजनीति का हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रखर हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी इस समय जो मौजूदा परिस्थिति में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और हिंदुत्व की बात करने की वजह से ही ये लोग पिछले 15 साल से 10 साल से सत्ता में हैं जी। तो मुझे जो लगता है कि हिंदू समाज का मेजॉरिटी अभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन जो कांग्रेस में जाते हैं हमारे हिंदू समाज के वोट, कांग्रेस के अलावा सपा में जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी में, वो सब भी हमारे भाई है। और हिंदू समाज के लोग, क्योंकि हम लोग एकजुट अपने सनातन के लिए, अपने कर्मों के लिए, हिंदू समाज हमेशा से सर्वे सुखिनो भवन्तु की बात करता है, पूरे विश्व का कल्याण हो, सब सुख में रहें, सबका कल्याण हो, तो ये हिंदू समाज का एक मंत्र है। तो समाज, धर्म और सनातन अलग है, राजनीति अलग है। कोई हिंदू किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है, स्वतंत्र है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि हिंदू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत सारी पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियों को वोट भी करते हैं लोग। हिंदू समाज के लोग हर जगह वोट करते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, हम सब एकजुट रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसके साथ बनता है अमित जी, कि हर मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है हर मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता। बहुत सारे मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, मुसलमानों में अगर आप मुझसे मेरा आइडियल पूछेंगे, अब्दुल कलाम साहब मेरे आइडियल हैं, तो मुझे लगता है मुसलमान का मुसलमान होना जरूरी नहीं है, मुसलमान का अब्दुल कलाम होना जरूरी है। तो मुसलमान जितने भी हमारे देश में हैं, इनको बहुत सारे मौलवी हैं, कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, इनको गुमराह करने का काम करते हैं। और इनको आप देखिए, जहां पर मुसलमान गुमराह हुआ है, चाहे सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन लोगों ने मानवता को, इंसानियत को तबाह कर दिया। चाहे इजराइल पे हमला हो, तो ये लोग जब मानवता के लिए फिर खतरा बन के उभर के आते हैं, तो बाकी जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सज्जन हैं, अच्छे हैं, तो उन लोगों पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लोग, और उन लोगों से भी घृणा करने लग जाते हैं। तो मुसलमान क्योंकि इंसान ही है, तो मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन जो लोग आतंकवादी, कट्टरपंथी, हिंसक हो जाते हैं, सिर्फ दीन के लिए, इस्लाम के लिए लोगों को मारने लग जाते हैं, जिहाद करने लग जाते हैं, तो वो लोग मुसलमानों की भी छवि खराब करते हैं और ऐसे देशों की भी छवि खराब करते हैं। इसीलिए जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो समृद्ध मुसलमान है, मुसलमानों में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बुद्धिमान है, समझदार है, वो सब भाजपा को वोट करते हैं। उन्हें पता है देश को विकास के रथ पर ले जाने के लिए भाजपा को उस रथ पर बिठाना बहुत जरूरी है। जी। तो इसके साथ एक क्वेश्चन और मेरा, कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में वेब सीरीज, फिल्म्स जैसे बंगाल डायरी ऑफ बंगाल, केरला स्टोरी एंड कश्मीर फाइल्स जैसी मूवियां आ रही हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट्स है? ऐसा है कि ये जो बंगाल पर जो मूवी बनी जी, और केरला स्टोरी बनी, कश्मीर फाइल्स बनी, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो देश में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, उसको पूरी दुनिया जानती है जी। और उसकी मूवी बनने में हम लोगों को इतने वर्ष लग गए। तो 60-70 साल बाद पूरी दुनिया जान पा रही है कि कश्मीर में हुआ क्या, और जो कश्मीर में रियलिटी में हुआ उसका 10% भी उस मूवी में नहीं दिखाया गया। जी। अगर आप आगे तथ्यों को, FIRs को, आगे जो इतिहासकारों ने जो लिखा, उस समय के जो पत्रकारों ने लिखा, आप उन अखबारों को उठाएंगे तो वहां के लोग जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, जो विस्थापित हो गए, वहां से उखड़ गए, जो आज इस देश में ही रह रहे हैं, आप उन कश्मीरियों से जाके एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेंगे तो वो कहानी उससे 100 गुना ज्यादा दर्दनाक थी। उन लोगों के घरों को लूट लिया गया, उनकी संपत्तियों को लूट लिया गया, महिलाओं को। तो वो कोई पब्लिकली स्टंट नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। मुझे लगता है वो तो स्टोरीज जो थी जनता को बताई जानी चाहिए थी, लेकिन वो होता क्या है, ये विपक्ष उसको, वो मैंने आपसे कहा, परसेप्शन का मामला है पूरा। तो अपने लोगों को विपक्ष बताता है कि साहब ये मूवी बना दी चुनाव के लिए जी, तो वो मूवी तो 10% जो सच है वो भी नहीं है जी, क्योंकि हम लोगों ने उस पर रिसर्च भी करी है, पढ़ा भी है। ऐसे ही केरला, ये कश्मीर था, केरला में भी हिंदू समाज की 3000 से 4000 से ज्यादा बच्चियां प्रति वर्ष गायब हो जाती थी। NIA की जांच के बाद ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में लगाई गई, और जब ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के जज ने, बेंच ने एक आदेश करा कि इसकी जांच हो, तो जांच में पता चला कि विधर्मी कुछ लोग अपना नाम बदल के उनको गुमराह करके फंसा लेते हैं, या तो उनको सऊदी देशों में बेच देते हैं या बंगाल में बेच देते हैं। ये रिपोर्ट है NIA की, मैं नहीं कह रहा जी। उसके बाद वो लोग
उनको बेचने के बाद वो लड़कियां इतना चंगुल में फंस जाती हैं, कोई वैश्यावृत्ति में चली जाती है, कोई सुसाइड कर लेती है। तो इस सुनियोजित तरीके से कुछ लोग इसी समाज में, हमारे देश में ऐसी घृणित कार्यों को कर रहे हैं, बच्चियों को बेचने का काम हो, धर्म बदलवाने का काम हो, इतना उनका माइंड को उन लोगों ने ब्रेन वॉश कर रखा है कि वो उनको ये कहते हैं कि आप इन बच्चियों का धर्म बदलवा लीजिए, आपका धर्म बढ़ जाएगा। तो ये सब छोटी मानसिकता, एक गंदी मानसिकता के रूप में केरला में भी काम हो रहा है, सऊदी देशों से फंडिंग होती है, कश्मीर में भी हुआ, आतंकवादियों ने करा, वहां के लोग भी उसमें कुछ सम्मिलित रहे। तो ये इस बात को कहने में और स्वीकार करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस देश में जो हो रहा है, उनकी जो मूवीज बन रही है वो तो उसका बस एक नाम मात्र है। हकीकत जो थी वो उससे भी ज्यादा भयावह थी, उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। और उन लोगों से जब हम मिलेंगे तो वो लोगों की पीड़ा हम और आप सुन भी नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी पीड़ा है जी। तो बीजेपी के एक्चुअल पॉलिटिकल स्टंट्स क्या हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट्स तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी नहीं है। हम लोग क्योंकि देश सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करते हैं, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई बंटवारा ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई ऐसा क्षेत्र में दंगा ना हो, ये भाजपा की नीतियां हैं। और आपने देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, सरकार आने के बाद क्राइम को 100 से 0 पे ले आए। ठीक है, कुछ क्राइम ऐसे हो जाते हैं जिन्हें आप रोक ही नहीं सकते, वो अभी भी हो रहे हैं, वो तो जिंदगी भर होते रहेंगे, जिस क्रिमिनल को करना करेगा। लेकिन फिर भी 90% क्राइम ऐसे हैं जो योगी जी के भय से आज देश में नहीं हो रहे, प्रदेश में नहीं हो रहे। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश में से बदमाश, गुंडे, माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग चुके हैं जी। तो भाजपा की नीतियां तो बहुत स्पष्ट है कि हमको दंगा नहीं होने देना है, जाति के नाम पे नहीं बंटने देना है। योगी जी ने अभी कहा भी था कि बटोगे तो कटोगे लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि क्राइम इस समाज में, पढ़े लिखे समाज में क्राइम की कोई स्थान नहीं होना चाहिए जी। और क्योंकि जहर को खत्म करना है तो थोड़ा जहरीला बनना पड़ेगा जी। तो इसीलिए योगी जी सख्त है, वो करते हैं क्राइम खत्म। थोड़ा सा क्षेत्र के लोगों को व्यक्तिगत कामों के लिए समस्याएं हैं जो इस चुनाव में थोड़ा सा उठकर आई हैं। तो हम लोग लखनऊ, दिल्ली के अपने नेता हैं, उनको बोल भी रहे हैं कि व्यक्तिगत लोगों के काम होने चाहिए, व्यक्तिगत लोगों के रोजगार की समस्या उठनी चाहिए, व्यक्तिगत लोगों से जुड़ाव होना चाहिए हमारे नेताओं का। और मुझे लगता है क्राइम की पॉलिसी पे योगी नंबर 1 है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है क्राइम रोकने में। राष्ट्रवाद की नीति में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। हिंदुत्व के सम्मान के लिए, सनातन के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करती है। मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कहीं कुछ कमियां हैं तो हम लोग सब लोग मिलकर मंथन कर रहे हैं, अपने नेताओं को अवगत करा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से लोग हमारे कुछ नाराज हैं, जमीनी स्तर पर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो उनको कराने का प्रयास करेंगे। आगे उन लोगों को फिर से जोड़ने का, एक्टिव करने का प्रयास करेंगे। तो चौधरी जी, एक चीज बताइए कि इलेक्शन काम से तो जीता नहीं जाता, ये सब जानते हैं, तो इलेक्शन किस चीज से जीता जाता है? देखिए, दुनिया में किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। और इलेक्शन जीतने के लिए भी राजनीतिक दलों को 1000 तरह की योजनाएं, 1000 तरह के परसेप्शंस राजनीतिक दलों को करने पड़ते हैं। और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, जैसे किसी को विधानसभा इलेक्शन जीतना, जितना मेरा अनुभव है, मैं भी 1.5 साल से विधानसभा की तैयारी में हूं, या किसी को लोकसभा जीतना या कोई भी चुनाव जीतना है, तो इलेक्शन जीतने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक राजनीतिक अनुभव होना चाहिए, लोगों से जुड़ने का एक आपका तरीका होना चाहिए, आपके अंदर एक शालीनता, एक विनम्रता होनी चाहिए, और आप सबका मान सम्मान कर सकें उससे, जिससे आपकी कनेक्टिविटी लोगों से दिल से बने। क्योंकि राजनीति में इलेक्शन जीतने के लिए अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 5 लाख लोगों में पूरे 5 लाख लोग ही आपके हो सकते हैं। तो संभावनाएं तो अपार है जी। आप सोच नहीं सकते कि 500 लोगों के साथ आप चुनाव जीत जाएंगे जी। तो क्योंकि प्रतिदिन आपको हजारों लोग जोड़ने हैं, तो उसमें कहीं आप रुक नहीं सकते। उसके अलावा फंड्स की आवश्यकता होती है जी। चुनाव जीतना, राजनीति में होना और चुनाव लड़ना दोनों में अंतर है जी। चुनाव जीतना, जीतने के लिए आपको बहुत सारा फंड्स चाहिए जी। तो वो फंड्स आप अपने घर का भी लगा सकते हैं, अपने बिजनेस से भी लगा सकते हैं, और अगर आप पे पैसा नहीं है तो आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। जी। आप इन्वेस्टर्स जो आपके ऊपर दाव लगाए, जी, जिनको लगता हो कि आप क्षमतावान हैं और वो आपके ऊपर दाव लगा रहे हैं, वो आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंड, वो फंड दे सकते हैं आपको। लेकिन राजनीति में मेरा सीधा साहब जो मानना है, जो आज का समय चल रहा है, उस समय में राजनीति में अब जो लोग पहले जो नेता कर गए 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाले 1000 करोड़ के 100 करोड़ के, वो राजनीति का समय जा चुका है।
अब बहुत ट्रांसपेरेंसी है, विधानसभा तक में कंप्यूटर्स लगे हुए, ऑनलाइन काम होते हैं। जो छोटा मोटा भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा अब जो हो रहा है वो भी आने वाले समय में नहीं होगा जी। तो जो लोग ये सोच के आना चाहते हो कि मैं राजनीति में नेता बन जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, अब वो आने वाले समय में नहीं होना है जी। राजनीति अब सेवा का माध्यम ही रहेगा, और जो लोग लालच के माध्यम से राजनीति में आना चाहते हैं वो सब छोड़ के भाग जाएंगे। जी। इसीलिए जो लोग अपना राजनीति करें साथ में अपना व्यापार भी करें, जैसे कि मैं ट्रांसपोर्ट का, रियल एस्टेट का कारोबार साथ में चलाता हूं, मेहनत भी करता हूं उसमें, तो राजनीति के साथ व्यापार बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट हो गया चुनाव जीतने के लिए। तीसरा पॉइंट हो गया आपका मैनेजमेंट, जी। कि आप 4 लोग, कहीं से दुश्मन अटैक कर रहा है, आप 4 लोग अलग अलग दिशाओं में खड़े हो, तो चारों तरफ के दुश्मन को आप हैंडल कर लेंगे, और चारों 2 लोग आप एक ही दिशा में खड़े हो तो पीछे से कोई आपको मार देगा। तो वो 4 लोग ही, 4 ही लोग हैं सबके पास, लेकिन वो चारों को अलग दिशा में खड़ा कराए या एक ही दिशा में उनको चला रहे हो आप अंधा बना के। तो आप अपने पैसे का, रिसोर्सेज का, अपनी टीम का, अपने लोगों का मैनेजमेंट कैसे करते हो चुनाव जीतने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, कितना टाइम कहाँ देना है। जी। इसके अलावा आखिरी बात जो मुझे लगता है राजनीति में जीतने के लिए, कि आप जिस भी विचारधारा के व्यक्ति हो, जी। मेरा मानना है कि आप जिस विचारधारा के व्यक्ति हो, दिस वे और दैट वे, आप बीच में नहीं, मिड वे नहीं जा सकते। जी। या तो आप राइट हो या लेफ्ट हो। जी। तो जो लोग बीच में चलते हैं विचारधारा में कि हम लोग तो मिड वे जाएंगे, हम लोग बहुत कहते हैं ना कि सेकुलरिज्म में आते हैं, हम सेकुलर हैं, तो मुझे लगता है सेकुलर तो कुछ होता ही नहीं। जी। विचारधारा या तो ये ठीक है या ये ठीक है, जी। या तो ये गलत है ये ठीक है। तो 2 ही पहलू होते हैं हर पक्ष के, जी। सही और गलत, किसको क्या सही लग रहा। तो अपने जिस भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना हो उसकी विचारधारा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि वो किस विचार का व्यक्ति है, और ये लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद कंफ्यूज है तो वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। जी। तो जैसे कि चुनाव में हेट होती है, लड़ाई दंगे भी होते हैं, एंड हमने इंटरनेशनल टीवी पे मोदी जी को भी मायूस होते हुए देखा है। पॉलिटिक्स की एक डार्क साइड है, तो उस पॉलिटिक्स की डार्क साइड के बारे में बताइए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को एक समय पर पूरे देश ने कहा कि आप हमारे हीरो हो। जी। पूरे देश ने जिताया जी। कि आप हमारे हीरो हो, देश के हीरो हो। लेकिन जिताने के बाद विपक्ष ने क्या दूसरे चुनाव में, 2019 के चुनाव में बहुत गालियां दी। उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा सेट करा, एक एजेंडा सेट करा, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास करा कि चौकीदार चोर है। चोर है। लेकिन क्योंकि वो नरेंद्र मोदी हैं और उनसे हम सब लोग, हमारे आइडियल हैं, प्रभावित हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चौकीदार तो चोर नहीं है। इसीलिए हर भारतीय नागरिक जो उनके साथ था उसने कहा, हर नागरिक ने कि मैं भी चौकीदार हूँ। जी। तो जब 100 करोड़ लोगों ने बोला मैं भी चौकीदार हूँ, तो ये लोग चौकीदार को चोर कहना भूल गए। जी। जी। क्योंकि ये चौकीदार को चोर कहते तो 100 करोड़ लोगों को चोर कहते। जी। ऐसे ही राजनीति में बाहुबल, गालियां, बदतमीजियां, परिवार के ऊपर कीचड़, आपकी छवि के ऊपर कीचड़, फर्जी मुकदमे, जी, फर्जी केसेस, फ्रॉड केसेस, फर्जी FIR, जेल भेज देना बहुत आम बात है। जी। जिसके हाथ में पावर है, अधिकारी है, सत्ता है, तो वो किसी भी नेता के संग, आने वाले नेता के संग, पुराने नेता के संग कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनके पास पावर है। जी। पहले राजनीति में मर्डर भी हो जाया करते थे, पावर गेम है राजनीति। जी। अब वो बाहुबलता थोड़ी कम हुई है, गोलियां, बंदूक, बारूद कम हो गया है, लेकिन अब षड्यंत्र बढ़ गए हैं। तो अब क्या है, कॉन्स्पिरेसीज होती है, षड्यंत्र करते हैं लोगों, फर्जी FIR, फर्जी केसेस में उनकी इमेज खराब की जाती है। तो जब कोई व्यक्ति, कोई नेता उस काम को नहीं कर रहा होता है और उसकी जब पब्लिसिटी इतनी होती है, वो पॉपुलर होता है, तो एक छोटा सा फर्जी केस या दाग लगते ही मीडिया में छप जाता है। जी। सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जी। सबके फॉलोअर्स होते हैं। तो फिर उसको कहीं ना कहीं मायूस होना पड़ता है, वो उदास भी होता है व्यक्ति। वो कहता है क्योंकि मैं ऐसा हूं नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो टीवी के सामने लोग रोते भी हैं। जी, बिल्कुल। अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते हैं। जी। तो वो सब चीजें, क्योंकि वो भी इंसान है, कोई नेता ऐसा तो है नहीं कि मशीन है। तो जब वो उसे लगता है ये सब मैंने नहीं किया, मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो वो इमोशंस बाहर आते हैं जनता के सामने, क्योंकि जनता को अपना परिवार मानता है। जनता के सामने ही, जनता के दरबार में बैठ के फिर नेता कहता है ये मैंने नहीं किया। इमोशनल भी होता है। कुछ लोग राजनीति में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा और कूट रचना के साथ भी राजनीति करते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद जनता उनको समझ जाती है। क्योंकि हम और आप, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ सामने ओवर एक्टिंग करे, कोई हमारे सामने जैसा उसका व्यवहार है वैसा दर्शाए ना, तो एक लंबे समय तक एक्टिंग चल नहीं पाती और रियल नेचर
किसी भी व्यक्ति का सामने आता ही आता है, आता ही आता। कुछ समय बाद आता है, लेकिन रियल नेचर सामने आता है और उसके बाद जनता पहचान जाती है, तो फिर उनसे जनता मुंह मोड़ लेती है, प्रेम करना बंद कर देती है, उनको गालियां देना शुरू कर देती है। जी जी, सब चीज़। तो ये सब जानते हुए पॉलिटिक्स में इमोशंस को बैलेंस करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना, एक लीडरशिप क्वालिटी को एनहेंस करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हुए अमित चौधरी जी बिना नेपोटिज्म के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं इस नेपोटिज्म के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अमित जी, कि नेपोटिज्म वाले पॉलिटिशियंस और आप कैसे कैसे आप उनको बीट कर रहे हो और वो आपको बीट कर रहे हो, और आपको तो पहले कोई बीट ही नहीं कर पा रहा। नहीं, ये तो आपका बड़कपन है जी। मुझे लगता है कि हम लोगों को बीट जो करना है वो अमित चौधरी को स्वयं प्रतिदिन खुद को बीट करना है। जी। तो मैं तो रोज 15 मिनट अपना आकलन स्वयं करता हूँ, गलती कहाँ कर रहा हूँ, काम कहाँ कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ, अपने अंदर बदलाव लेके आता हूँ और रोज अपनी चीजों को आगे कैसे बढ़ाना है, प्रोग्रेसिव कैसे होना है, जी। तो उसमें सुधार कैसे करना है, उस पर मैं विचार करता हूँ। लेकिन जो आपने कहा नेपोटिज्म कि राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये तो हर क्षेत्र में है। जी। हमारे क्षेत्र में भी है। हमको 0 से लेकर 100 तक मेहनत करनी है, एक एक सीढ़ी चढ़नी है, और वो लोग उनके जो बेटे होते हैं वो 100 पर पहले से बैठे होते हैं। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी कोई एक आम परिवार का बेटा, जैसे हमारे घर में कोई विधायक सांसद तो छोड़ो, प्रधान भी नहीं रहा, राजनीति में दूर दूर तक कोई मतलब भी नहीं था, फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत स्ट्रांग नहीं थे, एक साधारण मिडिल लोअर क्लास से थे। तो जब कोई साधारण व्यक्ति 0 से 100 तक पहुंचता है, जो संघर्ष है, उसकी राहों में जो कांटे हैं, उसकी राहों में जो तकलीफ उसने झेली होती हैं, तो जब कोई व्यक्ति उसे पहले से 100 पर बैठा मिलता है तो 0 से 100 का संघर्ष लेके जो पहुंचता है वो बहुत मजबूत होता है। जी। वो 100 पे जो पहले से ही सिंहासन पर बैठा उसको कुछ पता ही नहीं होता संघर्ष है क्या। जी। तो हम जैसे लोग, एक जमीन से उठ के निकले हुए लोग, जब किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो राजनीति क्यों ना हो, तो वो इतिहास बनाते हैं और इतिहास रचते हैं और इस दुनिया में एक नई दिशा देने का काम करते हैं। जी। तो मुझे लगता है नेपोटिज्म में तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुछ समय के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष नहीं होता, उनके जीवन में कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं होती सिवाय उनके पिता के नाम के। जी। उनके जीवन में एक ही उपलब्धि होती है कि उनके पिता सांसद रहे होते हैं, विधायक रहे होते हैं, या मंत्री या मुख्यमंत्री, और बाकी कोई उपलब्धियां बहुत बड़ी वो ले नहीं पाते। अपवाद हो सकते हैं 1-2, लेकिन मेजोरिटी की बात मैं कर रहा हूं, तो वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जी। तो हम लोग जो संघर्ष करते हैं उन लोगों को हमेशा आगे बढ़ के काम करना चाहिए, संघर्ष ही जीवन है। जी। तो जैसा कि ये पॉडकास्ट पर्सनैलिटी के बारे में आगे जाता जा रहा है, तो मैं अमित चौधरी जी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। कैसे कैसे आपने लीडरशिप क्वालिटी को इनहेंस किया, कैसे कैसे आपने कम्युनिकेशन क्वालिटीज को इनहेंस किया। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि लीडरशिप क्वालिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया अमित चौधरी जी ने। देखिए, लीडरशिप क्वालिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी बात है कि लीडरशिप क्वालिटी आप वक्त के साथ काम करते चले जाते हैं। जैसे मैं 18 वर्ष की उम्र में संगठन से जुड़ गया था। जी। तो संगठन से जुड़ने के बाद मैंने सीखा, अपने संगठन के लोगों से सीखा, बहुत सारे नेताओं से सीखा, तो वक्त के साथ सुधार होता चला गया, क्योंकि सीखने की ललक थी मेरे अंदर। जी। बदलाव में आज भी, इस उम्र पर भी प्रतिदिन अपने अंदर बदलाव करता हूं, कुछ नई चीज सीखता हूं। तो आज भी मेरी लड़ाई मेरी खुद से है। तो लीडरशिप क्वालिटी हो या किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, वो क्वालिटीज वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपकी बेहतर होती चली जाती है, अगर आप में सीखने की क्षमता है तो। और अगर आप सीखना चाहते हैं, प्रतिदिन बदलाव करना चाहते हैं तो। जी। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप कभी इंप्रूव नहीं होंगे। तो इंप्रूवमेंट का सीधा साधा संबंध जो है वो है सीखने से। जी। तो आप प्रतिदिन अगर सीखेंगे, अपने अंदर बदलाव करेंगे, तो आप इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हमें अपने आप को अंदर से समझा के रखना पड़ता है कि जिंदगी में कुछ भी हो, निडरता के साथ उसका सामना करना है। जिंदगी में अपमान नाम की कोई चीज, क्योंकि राजनीति में बहुत बार बहुत सारे नेताओं को, युवा नेताओं को अपमान सहन करना पड़ता है, तो अपमान जैसी चीज को साइड में रखना पड़ता है, लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और खुद को प्रतिदिन समझाना पड़ता है, नहीं, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं तो निडरता से लड़ेंगे, निर्भीक होकर लड़ेंगे, और किसी के सामने ना झुकना है, ना गलत बात को स्वीकार करना है, उसकी फिर कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी। उससे फिर कॉन्फिडेंस आता है। जी। आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो गई अमित जी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के पास आते हैं
जैसे कि हर बीजेपी का नेता अच्छा कम्युनिकेटर होता है, और कैसे वो अपने आप को एनहेंस करता है, बताइए। बीजेपी के नेता, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग क्योंकि विचारधारा वाले लोग होते हैं और सबसे पहले विचारधारा पे काम करते हैं जी क्योंकि हम लोग जितने भी मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं संगठन में काम करके आए होते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्सपीरियंस, तो खाली टोपी पहन के, कुर्ता पहन के, बड़ी गाड़ी में बैठ के, पटका डाल के आदमी नेता बन जाए तो उससे नेता नहीं बनता। जी आपको एक अनुभव होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक संगठन का अनुभव होना चाहिए, तब आपकी बोलने की क्षमताएं, आपकी पढ़ने की क्षमताएं, और सबसे ज्यादा बड़ी बात आपके सुनने की क्षमताएं। जी जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, हमसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको हम मैक्सिमम सुने, चुप रहे वहां पर, तो वहां से हमारी क्षमताएं ग्रो करती हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सीखने की एक ललक होनी चाहिए। अगर आप लगातार अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग संगठन से आते हैं। जी तो संगठन सर्वोपरि हमारी पार्टी में, तो संगठन के लोग ठीक है अच्छा बोलना सीख जाते हैं और अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, जी तो वो अच्छा बोलते हैं, इसीलिए जी सीखते चले जाते तो जैसे कि बहुत मूव फॉरवर्ड हम जाते जा रहे हैं, हमारी ट्रेन काफी अच्छी चल रही है। हैं। तो स्टेप ऑन स्ट्रीट का एक खतरनाक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो थोड़ा रॉ होने वाला है। पॉलिटिक्स में चापलूसी का चस्के के बारे में बताइए। पॉलिटिक्स में चापलूसी का चस्का नहीं है, पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने ऊर्जावान युवा नेता होते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा इतनी होती है, तो वो बहुत बड़े बड़े नेताओं के चक्कर नहीं लगा पाते। जी तो जब वो बहुत बड़े नेताओं के चक्कर नहीं लगा पाते, तो ऐसे लोग जो चापलूसी करते हैं जी और हर दर्जे की चापलूसी करते हैं, उनके कपड़े धुलवाने हो, जूते उठाने हो, उनकी कुर्सी बिछानी हो, जी तो ऐसी चापलूसियां जो बहुत सारे काम में कह भी नहीं सकता राजनीति में आपके कैमरे के माध्यम से सामने, तो वो उस तरह की चापलूसियां करते हैं, तो वो बड़े बड़े दायित्वों पर पहुंच जाते हैं। जी तो जब वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, तो फिर वो वहां अपनी कॉलर ऊपर करके और लोगों को बताते हैं कि मैं इतना बड़ा नेता बन गया। लेकिन जब भी कोई युवा संघर्ष करता है, तो बहुत सारे नेता, क्योंकि चापलूसी मुझे लगता है इस दुनिया में 100% लोगों को अच्छी लगती है। जी कुछ ही लोग होते हैं अमित चौधरी जैसे, कि जिनको बुरी बात अच्छी लगती है, कि मेरी अगर कोई बुराई निकाले तो मुझे लगता है मेरा वो मित्र है, जी और मेरी कोई बड़ाई कर दे तो मुझे लगता है मेरा वो दुश्मन है। जी तो ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनको चापलूसी पसंद ना हो। तो बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत सारे युवा नेताओं को चापलूसी के दम पे आगे बढ़ा देते हैं। तो चापलूसी भी एक माध्यम बन गया राजनीति में आगे बढ़ने का, और बहुत सारे उदाहरण भी हैं इसके। जी तो आपने देखा भी होगा, ये देश पिछले 10-12 साल से नरेंद्र मोदी भी चला रहे हैं, और ये देश मनमोहन सिंह ने भी चलाया। जी मनमोहन सिंह को कोई प्रधानमंत्री समझता भी नहीं था, नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में मानती। तो चापलूसी के द्वारा निकला हुआ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सफल नहीं होगा, वो विफल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ओके, तो स्टेप ऑन स्ट्रीट का पॉडकास्ट बहुत पब्लिश हो चुका है, बहुत एकदम खतरनाक होता जा रहा है। तो इसके बाद एक और पॉइंट पर हम बात करते हैं। चापलूसी भी हो गई, पॉलिटिक्स भी हो गई, अब थोड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक पे आते हैं, जातिवाद। जातिवाद एक टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, उसके लिए आरक्षण आया, परंतु 2024 यानी आज रेप केसेस सबसे ज्यादा दर्दनाक मुद्दा है। तो क्या इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं आना चाहिए? देखिए, जातिवाद जब था इस देश में और आज भी है, तो तब आरक्षण हमारे दलित समाज के भाइयों के लिए दिया गया, वो जरूरी भी था जी, कि उनको बहुत सारी जातियों ने दबाया, अपमानित किया, और उन लोगों को घृणित मानसिकता से देखा जी, और उसके बाद आरक्षण आया उनके मान सम्मान के लिए, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए। जी, लेकिन आरक्षण कुछ समय के लिए आया था, संविधान में जो आरक्षण आया था कुछ साल के लिए आया था। जी, तो मुझे लगता है आज इस आरक्षण को बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कह नहीं पाती, ये मेरा निजी मानना ऐसा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई संदेश नहीं है, कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। और जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक नीति के हाथ अनुसार आरक्षण देना चाहिए। और जो हमारे दलित भाई थे, जो अधिकारी बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, क्या एसडीएम बन गए, उन सबको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और सब अपने दलित भाई, सबसे ज्यादा मित्रता मेरी उन्हीं से है जी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऊंचा नीचा नहीं है जी। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण को स्वयं छोड़ दें, क्योंकि जो दुनिया आपको नीचा बताना चाहती है, जो दुनिया कहती है कि हम ऊंचे और आप नीचे हो, तो ऐसी कोई भी बात, कोई भी व्यवस्था, कोई भी काम जो आपको 1% भी नीचे दिखाए,
जो आपको बराबरी से नीचे दिखाए उस चीज की व्यवस्था को तुरंत खत्म करना चाहिए। मैं अपने दलित भाइयों के साथ हूं, और क्योंकि जितना सम्मान का अधिकार इस दुनिया में किसी भी इंसान को है वो उनको भी है, उनसे ज्यादा सम्मान उनका भी है। सब हम लोग बराबर हैं, और आरक्षण की नीति को आर्थिक आधार पर, कमजोर के आधार पर, पिछड़े और जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। पिछड़ा व्यक्ति आर्थिक आधार पर होता है, गरीबी के आधार पर होता है, तो उस आधार से आरक्षण देना चाहिए। और रही बात बलात्कार की, तो जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मैं फिर कहता हूं सनातन मानसिकता को, सनातन विचार को नहीं मानते, हमारे यहाँ देवी मान के हमारी बहन बेटियों को पूजा जाता है, हमारी माओं को पूजा जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है, बच्चियों को पूजा जाता है। तो ये सनातन के विचार को नहीं मानने वाले लोग ज्यादातर ऐसे हैं। कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में भी हैं जो इस काम को, इस कृत्य को करते हैं, वो मानसिकता उनकी दूसरी होती है, नशे की, कृत्य की। बहुत सारे देशों में बलात्कार को लेके बहुत सख्त नियम है। हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारी जगह पुलिस एनकाउंटर भी कर देती है, भागने का प्रयास करते हैं तो वो तुरंत मारे जाते हैं। लेकिन जिन बच्चियों के साथ ये दर्दनाक हादसे होते हैं, उनकी पीड़ा और उनके जीवन का कोई मोल नहीं है। तो बहुत सख्त कानून इस बलात्कार पर बनना चाहिए। इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि जो भी राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, आदमी इस कृत्य को करने की सोचे, उसकी रूह कांप जाए। जो भी उसको अपनी आंखों से देखे उसकी रूह कांप जाए। ऐसा कानून भारत सरकार को लाना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस एपिसोड में। एक और आपके बारे में बात पता चली है अमित जी, कि आप फतेहपुर सीकरी को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, और आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? देखिए, फतेहपुर सीकरी विधानसभा अलग जिला बने, ये मैंने कहा है, और हमेशा मैं कोशिश भी करूंगा बन जाए। अलग जिला जब कोई बनता है, अगर हम वहां फतेहपुर सीकरी विधानसभा को देखेंगे तो रोनकता, दाऊजी, पश्चिमपुरी, यहाँ से होते हुए पूरा गोल सर्कल जो भरतपुर बॉर्डर से लेकर रूपवास, इधर कागारोल, चारवाटी, पूरा ऐसे गोल चक्कर जब हम लगाएंगे तो 150 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। और 200 गांव, वहां लोग या तो इलाज कराने के लिए भरतपुर जाते हैं या आगरा आते हैं। तो वहां कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है जो जिले में होता है जी। कोई बड़े बड़े सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे माध्यम है जो मूलभूत सुविधाओं के रूप में देश को आगे ले जाते हैं, क्षेत्र को आगे ले जाते हैं। तो आप ये समझिए कि जब अलग जिला फतेहपुर सीकरी बनेगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, जितने भी स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट में सुविधाएं होती, जिले की सुविधाएं होती, मैं फतेहपुर सीकरी के लोगों को वो दिलवाना चाहता हूं। और एक विकास के लिए एक जिले का अलग बजट होता है, तो वो बजट फतेहपुर सीकरी को मिलेगा। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि फतेहाबाद रोड पर हजारों करोड़ रुपया आगरा में लगा स्मार्ट सिटी के नाम पे जी। बहुत सारी रोड्स को डेवलप किया गया, वहां एक एक बीघा 20-20 करोड़ रुपए का है, और हमारी फतेहपुर सीकरी में एक भी रुपया फतेहपुर सीकरी विकास के नाम पर वहां पर रोडों पर ऐसा नहीं लगा जिससे रोजगार खड़ा हो सके जी। तो अगर वहां 20,000 करोड़ लग रहा है तो यहाँ 5,000 करोड़ तो लग जाए। तो एक बराबर प्रोपोर्शनेट होना चाहिए एक जिले में, कहाँ कितना पैसा लगना है जी। ये हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है, वो उसको अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो फतेहपुर सीकरी अलग जिला बनेगा तो अलग बजट आएगा, अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, अलग स्कूल्स होंगे, चिकित्सालय होगा, अलग वहां पर डीएम होंगे जी, कलेक्टर अलग होंगे, वहां की व्यवस्थाएं अलग होंगी जी, पुलिस कमिश्नर अलग होंगे। तो वहां की व्यवस्था और सुचारू ढंग से चलेंगी। इस मांग को लेकर मैंने कहा फतेहपुर सीकरी को अलग जिला बनाने का प्रयास करेंगे जी। तो जैसे कि एपिसोड काफी इंफॉर्मेटिव हो चुका है, तो अब मैं आपसे युवा के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और कुछ एडवाइस भी पूछना चाहूंगा। तो एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि अब जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप अपने आप को कैसे बिल्ड करें? मैं आपके व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जो कुछ भी करे सबसे पहले आत्मविश्वास के साथ करें। ये कभी नहीं सोचना है कि उस काम को हम कैसे करेंगे, ये कभी नहीं सोचना है वो काम होगा या नहीं होगा, ये कभी नहीं सोचना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आप एक ही चीज सोचिए कि वो काम हमें करना है और निरंतर आगे बढ़ना है। बस आप चलते चले जाइए। जैसे आप चलते जाएंगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, परेशानियां होंगी वो सॉल्व होती चली जाएंगी, आपके कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। और आप अगर सीखने की क्षमता रखते हैं और निरंतर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर वो क्षमता आपके अंदर है, तो एक दिन आप इतिहास बनाएंगे, रचेंगे। और कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिदिन अपनी प्रोग्रेस को मूल्यांकन करने के साथ, अपने खुद को मूल्यांकन करने के साथ, खुद के अंदर क्या सुधार करने हैं, अपने ऊपर प्रतिदिन विचार करना है। अपनी लड़ाई खुद से है, खुद को कैसे इंप्रूवमेंट करना है, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, ये प्रतिदिन अपने बारे में सोचिए और आप आगे बढ़ते चले जाइए। एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं
कि नजर हमेशा मंजिल पे होनी चाहिए। रास्ते के कांटे, रास्ते के गड्ढे आपको परेशान करने लगे तो आप सोच लीजिएगा आप मंजिल पर कभी पहुंचेंगे ही नहीं। जब आप रास्ते की मुसीबतों का सामना करके उनको आनंद लेके आगे बढ़ेंगे, उन्हें एंजॉय करने लग जाएंगे, तो आप मंजिल पे एक दिन जरूर पहुंचेंगे। वाह अमित जी वाह, आप कितने इंस्पायरिंग तरीके से आपने इतने सरल तरीके से इतना सब कुछ समझा दिया है। तो इसके साथ एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आपके संग रहेगा कि अगर नायक मूवी की तरह आपको एक महीने का सीएम बना दिया जाए तो अमित चौधरी जी क्या क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि है तो ये फिल्मी बात और सीएम बनने के लिए अभी बहुत लंबा समय है, और मैं ये नहीं कहता कि हम बनेंगे नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो अमित चौधरी जैसे कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो वो सीएम क्या पीएम भी बन सकता है। तो अगर मुझ जैसे व्यक्ति को अगर आप मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बिठाते हैं, सबसे पहले मैं एक ही काम करूंगा जो मेरे मन में है कि अपनी शिक्षा और चिकित्सा की जो व्यवस्था है, ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक गांव में जितने सरकारी स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके अंदर सीसीटीवी कैमराज, उनके सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स के जो टीचर रहते हैं उनके जैसे टीचर्स को हायर करके मैं शिक्षा के माध्यम से अपने देश की नींव को और जड़ों को मजबूत करूंगा और शिक्षा पे अपने देश का बहुत बड़ा बजट लगाऊंगा। क्योंकि हमारा युवा और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, बच्चे हैं, अगर वो बहुत अच्छे से शिक्षित होंगे तो हमारे देश की जड़ों को मजबूत होने से, बड़े बड़े व्यापार खड़े करने से, बड़े बड़े रोजगार खड़े करने से, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहला काम शिक्षा का है और मानवता और इंसानियत के नाते दूसरा काम जो है वो चिकित्सा का है। किसी भी मनुष्य को इंसानियत के नाते, किसी भी मनुष्य को बीमारी में उसका साथ देने का काम सरकार को करना चाहिए। उसकी परेशानी में खड़े होने का नाम हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना भी चला रखी है, 5 लाख तक का इलाज भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा सरकारों को जो काम करना चाहिए वो शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य युवा होते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, ऐसा हथियार है जो गरीब से गरीब परिवार को भी एक संपन्नता की ओर ले जा सकता है और अपना जीवन बदल सकता है। वो शिक्षा ही है जी। तो शिक्षा पर सबसे पहला काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं स्टेप ऑन स्ट्रीट पे। तो अमित चौधरी जी से स्टेप ऑन स्ट्रीट का फीडबैक चाहूंगा मैं। कृष दुबे जी और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने जैसे आपके 1-2 एपिसोड देखे, तुरंत हाँ करा आपसे कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपके एपिसोड में आऊंगा जी। जो आप स्टेप ऑन स्ट्रीट, यानी कि आप एक एक कदम, जो एक युवा साथी सपना देखता है कि हम कैसे आज नरेंद्र मोदी बने जी, हम कैसे आज योगी बने, या हम कैसे कोई बड़े बिजनेसमैन अंबानी अडानी बने, या मान के चलिए किसी भी क्षेत्र में कलाकार बने या एक बड़े यूट्यूबर बने। तो ये सब लोग जो सोचते हैं कि ये लोग कैसे बने, तो आप ऐसे लोगों को अपने चैनल पर बुलाकर उन सब लोगों की राहें आसान करने, जो ठोकर खा के सीखी हमने जो चीजें, वो हम अपने भाइयों को अपनी सलाह, अपना एक्सपीरियंस बता के जा रहे हैं। तो एक कहावत है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती। मैं कहता हूँ ठोकर भी मत खाओ, जो हम पर बीती वो आप पर ना बीते। तो हमारी चीजों से आप सीख जाओ, आप वो ठोकर खा के ना सीखो। ये चैनल एक एक कदम बढ़ाकर हमारा कोई भी युवा परेशान ना हो, हमारा कोई भी युवा हतोत्साहित ना हो और आगे कैसे बढ़े, आप इन सब युवाओं को ये सिखाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको शुभकामना देता हूँ, एक दिन आपका ये चैनल बहुत आगे जाएगा अगर आप इसी ऊर्जा के साथ, इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। सो स्टेप ऑन स्ट्रीट के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही दर्शकों, ऐसे ऐसे इंस्पायरिंग चीजें, ऐसी ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हम लाते रहेंगे। हम आपको सिखाते रहेंगे कि आपको कैसे स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है, चाहे वो फील्ड किसी का भी हो। इसी के साथ जय श्री राम।